5 मैच कंप्लीट होने के बाद अब बारी है इस राउंड के लास्ट मैच की और मैच ये है यूएई वर्सेस नेपाल के बीच में। और अब तक कहना होगा कि बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखें तो कंपेरेटिव रहा है इस राउंड की। अगर हम बात करें पीएनजी ने 2 मैचेस यहाँ पर निकाल लिए जो कि बहुत ज़्यादा मामला खराब कर गए हैं, सबसे ज़्यादा यूएई का, क्योंकि दोनों ही बार यूएई ओपोनेंट टीम थी जब पीएनजी ने वो दोनों मैचेस जीते हैं। वहीं पर अगर नेपाल की बात करें तो उन्होंने पीएनजी के खिलाफ दोनों मैचेस अभी तक जीते हैं। और यूएई की बात करें तो अब तक 3 मैच हो चुके हैं, वो सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब रहे हैं, वो भी पीएनजी के खिलाफ। अगर हम माफ कीजिए नेपाल के खिलाफ अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर मौका है नेपाल के पास कि इस मैच को जीतकर वो इस राउंड की सबसे सक्सेसफुल टीम बन जाए, क्योंकि अगर वो ये मैच जीत जाती है तो 3 मैचेस वो जीत जाएंगी 4 में से, तो अपने आप में वो सबसे सक्सेसफुल टीम हो जाएगी इस राउंड की। सेकंड पीएनजी और थर्ड फिर यूएई रहेगी। और अगर यूएई ये मैच जीत जाती है तो तीनों ही टीमें 2-2-2, तो फिर आप कॉम्पिटिटिवनेस का लेवल देखिए इस राउंड की बात करें। और एक चीज और यहाँ पर रिमाइंड आपको करा दें कि ये मैच जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैच को हारने वाली टीम जो है वो टॉप 3 की रेस से ऑफिशियली बाहर हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस मैच को या अगर नेपाल हारता है तो वो टॉप 3 की रेस से बाहर हो जाएगा, और अगर यूएई हारता है तो वो भी टॉप 3 की रेस से बाहर हो जाएंगे। किसी भी रीजन की वजह से फिर वो टॉप 3 में वापस नहीं पहुंच सकते, भले वो चारों बाकी बचे हुए मैच क्यों ना जीत जाए। बात दोनों की कर रहे हैं। अब तक हमने देखा है यहाँ पर जो मैचेस हुए हैं, एक पीएनजी के 262 के अलावा काफी ज्यादा लो स्कोरिंग देखा है हमने, काफी स्ट्रगल किया है बैटिंग यूनिट ने। और फिर 262 के बाद पीएनजी की बैटिंग यूनिट ने भी स्ट्रगल किया है, नेपाल की बैटिंग ने भी स्ट्रगल किया और यूएई की बैटिंग ने भी स्ट्रगल किया है। तो सबसे पहले दोनों पर्सपेक्टिव को अगर हम बांट दें तो यूएई के पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ पर हम चीजें देखें तो आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या इस मैच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएई से कि वो अप्लाई यहाँ पर जरूर करे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हमने देखी है एक्सपेक्टेशन तो उनसे बहुत रही है, राउंड से पहले ऐसा नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बुरा वो खेलेंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं लास्ट मैच के बारे में अगर हम यूएई के पर्सपेक्टिव से देखें तो? नहीं जरूर देखिए, यूएई के लिए काफी कुछ चीजें हैं यहाँ पर सोचने वाली कि बैटिंग में अगर आप उठा लेंगे यहाँ पर तो सबसे ज्यादा चिंता उनकी ओपनिंग स्लॉट को लेकर भी है, मिडिल ऑर्डर को लेकर भी है, रन्स नहीं बन रहे हैं अच्छे। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी मैच है, आप यहाँ आखिरी मैच के तौर पर उतर रहे हैं, फिनिश अच्छा करना चाहते हैं, जिसके सामने वाली टीम के खिलाफ आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो फिर यहाँ पर एक चीज यहाँ माइंड में लेके उतरनी होगी, यूएई को एक स्कोर लेके उतरना होगा। यूएई की बैटिंग लाइनअप को ड्रेसिंग रूम से ही एक स्कोर लेके उतरना होगा कि हमें आखिर देना कितना स्कोर है, आखिर हम कितना चाहिए हमें अपनी तरफ से स्कोर, और ये स्कोर कैसे आएगा। 180 से 215 का स्कोर अगर आप माइंड में सेटअप करके चलते हैं, पिच स्लो है, काफी स्लो पिच है, यहाँ ट्रबल पैदा हो रही है, अगर आप ज्यादा के लिए जाएंगे तो मुसीबत आप ही के लिए खड़ी होगी। तो एक स्कोर पहले तो ड्रेसिंग रूम से सोच के आना होगा यूएई के कोच को और कप्तान को, जो वो प्लेयर को दे कि भाई आखिर आपको कितने का स्कोर खड़ा करना है सामने, इसका पता चले। दूसरी बात यहाँ ये है कि 50 ओवर खेलने का यहाँ पर जिम्मेदारी देनी चाहिए सारे बैट्समैन को। यार मेरे ख्याल से 50 ओवर वाला तो रूल पहले नंबर पे आना चाहिए, 50 ओवर पहले पूरे खेले, वो पहली प्रायोरिटी हो, फिर सेकंड प्रायोरिटी स्कोर। नहीं जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पर भी स्कोर्स बन सकते हैं, रन्स हो सकते हैं, बस आपको जमना होगा। ऊपर बल्लेबाजों को रन्स करने होंगे, जितना ज्यादा ऊपर के बल्लेबाज रन करेंगे उतनी बेहतरीन जो इनिंग होगी वो यूएई की नजर आएगी। जितने टॉप 3 टॉप 4 के बल्लेबाज रन्स करते हुए नजर आएंगे, तो ये कैसे होगा, वहां टिक कर ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त बिताकर 50 ओवर में ऊपर के बल्लेबाज वक्त बिताएंगे तो बेहतर होगा। ये यूएई का गेम प्लान होना चाहिए नेपाल के खिलाफ। वहीं बॉलिंग में यूएई अच्छा कर रहा है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बॉल विकेट टू विकेट बॉलिंग कराए, बेहतर लाइन और लेंथ से सामने वाले बल्लेबाज को ये दिखाए कि आपको बाउंड्रीज लगानी होगी। रन्स बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जोखिम लेना होगा, तब रन्स बनेंगे, तो इससे विकेट गिरने के चांसेस आपके लिए बहुत ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा हाई चांस होंगे कि वो गलतियां करेंगे। तब जब आप विकेट टू विकेट लाइन रखेंगे, जबरदस्त बॉडी के करीब खिलाएंगे, वो एरर्स करेंगे, वो शॉट ढूंढेंगे, तलाशेंगे कि कहाँ मारे, कहाँ खेले, कहाँ बाउंड्रीज निकाले। बाउंड्रीज रोकिए, बाउंड्रीज रुकेंगी तो ऑब्वियसली है कि आप और ज्यादा चढ़ाव कर पाएंगे नेपाल पर, जो कि आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। बिल्कुल, तो यानी क्लियर है कि विकेट टू विकेट, और हमने देखा भी है अभी तक इन पूरे राउंड में कि जो विकेट टू विकेट बॉलिंग है, ज्यादातर विकेट जो है वो एलबीडब्ल्यू हुए, बोल्ड हुए या फिर कॉटन बॉल हुए। तो ये क्लियर यहाँ पर नजर आता है कि आप जितना ज्यादा स्टंप लाइन को पकड़कर बॉलिंग कराएंगे उतना ज्यादा फिट। आप थोड़ा सा भी लेंथ आपने भटका और डेफिनेटली बैट्समैन उसका अच्छे बैट्समैन हुए तो उसका फायदा जरूर उठाएंगे, और जो खराब बैट्समैन होंगे तो खराब शॉट खेल के अपना विकेट गवा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं यूएई के पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी होगी। अब अगर बात करें वहीं दूसरी तरफ नेपाल के पर्सपेक्टिव से,
तो यहाँ पर आयन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होगी कि बैटिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्क्वाड में जो है कुशल पुरतल जो है वो इंजरी की वजह से बाहर है और अब संदीप जोरा को स्क्वाड में इंक्लूड किया गया। ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो सुबह कैन ऑफिशियल किया था, तो ये अपडेट कहीं ना कहीं स्क्वाड को लेकर है। यानी तय है कि ओपनिंग पेयर हमें कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब वापस से बैटिंग की तरफ चलते हैं। तो बैटिंग पेयर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब फाइनली ये वक्त आ गया है कि ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल में से किसी एक को डेफिनेटली यहाँ रन करने ही होंगे। इन दोनों को रन क्योंकि अभी तक इस टूर में आपका बल्ला बहुत ज्यादा खामोश रहा है। अगर हम बात करें रोहित की भी और ज्ञानेंद्र की भी, क्योंकि जिस डाउन पर आप आ रहे हैं 1 डाउन 2 डाउन, पिछले मैच में रोहित पुड़ैल ने 1 डाउन खुद को नीचे किया था, हम चाहेंगे वापस से अब अपने ही डाउन पर आइए, सेकंड डाउन पर आइए। ज्ञानेंद्र मल्ला 1 डाउन पर आ रहे हैं। तो अब दिक्कत की बात यही है कि रन नहीं कर पा रहे हैं और ज्ञानेंद्र मल्ला तो और ज्यादा, और रोहित पुड़ैल के बल्ले से भी अभी तक इस टूर में रन निकले नहीं। तो निकलते हैं, हवे में तो रन नहीं निकल रहे। हवे में जैसे आपको बताया भी था कि हवे में 19 का एवरेज है रोहित पुड़ैल का कैप्टन बनने के बाद, तो डेफिनेटली एक कोई हाफ सेंचुरी भी नहीं है तो एक कंसर्न जरूर है। और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैच जीतने पर उसके बाद जो अगले 4 मैचेस हैं वो आपके घर में होने हैं, जहां पर आप एक जबरदस्त सीरीज अभी जीत कर आए, फैंस होंगे, एक अलग बूस्टअप होगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि आप वापस से उस चीज को रिपीट करें। जरूरी नहीं कि आप 4 मैच जीत जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी उस चीज की बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो इसी लिहाज से ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ आपके सबसे बेहतरीन बैट्समैन की तरफ से अगर रन नहीं आएगा तो टीम वापस से स्ट्रगल करती हुई नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली आपका जो ऑर्डर है 1 डाउन और 2 डाउन, इस डाउन से अब डेफिनेटली वक्त आ गया है कि एक 65-70 रन की कम से कम मिनिमम इनिंग यहां पर निकलनी चाहिए और पिच पर जितना टाइम बिता सके उतना बेहतर होगा। और वापस से वही चीज, ओपनर्स में से कोई एक लंबा जाए तो बेहतर ही रहने वाला है। लेकिन यहां पर एक चीज और यहां पर आ जाती है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, बैटिंग में तो हमने जैसे बात की कि हाँ एक चीज और है कि मिड ओवर्स में थोड़ा सा रन रेट को अगर आप बेहतर करके चले तो बेहतर होगा। डेफिनेटली आसान नहीं होगा, सामने स्पिनर्स अच्छे खासे हैं, जो मुस्तफा की बात करें, अयान खान सामने होंगे और कार्तिक मैयप्पन होंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगी। लेकिन फिर आप भी तो कुछ अच्छे बैट्समैन है ना, तो आपको भी वहां पर रन करने होंगे, रन रेट को बेहतर रखना होगा। ज्यादा बिल्डअप ना कर ले कि बहुत ज्यादा ही आप शेल में चले गए, उतना ज्यादा शेल में ना जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। बीच शॉट्स लेते रहें, ये तो बेहतर रहेगा। अब क्या है, अच्छी बॉलों में आप रोक रहे हैं तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जो आपको लग रहा है कि नहीं लूज डिलीवरीज थी, अगर उस पर भी आप रन नहीं करेंगे तो फिर वो बॉलर की जीत है कि वो बच के निकल लिया कि भाई लूज डिलीवरी मैंने डाली फिर भी मैं बच के निकल लिया, मेरी इकॉनमी बेहतर रही, तो वो एक क्राइम जरूर हो जाता है। तो मिड बैट्समैन को ये जरूर ध्यान में रखना है और खास करके यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल और आप आरिफ शेख को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए अगर वो ऊपर आते हैं तो। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ अगर बात करें पर्सपेक्टिव से, डेफिनेटली फर्स्ट स्पेल में अगर हम देखें तो विकेट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है यहाँ पे, लेकिन एक आध विकेट फिर भी मिल रहा है। लेकिन हाँ इकोनॉमिकल काफी ज्यादा रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर टॉप ऑर्डर में कुछ विकेट्स यहाँ पर रोके जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मिड फेस में संदीप के अलावा जो है वो बॉलिंग में जो है वो बहुत ज्यादा हमें नजर आता है कि बहुत ज्यादा बिलो एवरेज बॉलिंग नजर आती है। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ओपनिंग टॉप ऑर्डर में जितने ज्यादा जल्द से जल्द पावर प्ले में विकेट अगर 2-3 निकल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे मोहम्मद वसीम, वृत्या से विकेट्स निकल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा कि संदीप जो है या फिर और बाकी सारे मिलकर उनके पीछे मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करा दे। जरूर, क्योंकि वीक है। आप अपने अपोनेंट को देखें अगर यूएई को, तो वो वीक बॉल उनकी बैटिंग चल रही है मिडिल ऑर्डर में, तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। अगर शुरुआत अगर आपको अच्छी मिल गई, दो विकेटें अगर आपने निकाल ली है पावर प्ले में, तो फिर ज्यादा रिलायबल संदीप के ऊपर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आएंगे, एक आध विकेट निकालेंगे तो उससे यूएई बाकी बॉलर्स को हेल्प मिलेगा। बिल्कुल, बाकी बॉलर्स को जरूर हेल्प मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि जो अदर बॉलर्स हैं वो कब रेयरली परफॉर्म करते हैं एज अ कंसिस्टेंट बेसिस पर, ना कर कंसिस्टेंटली ना नहीं करते ज्यादा। आप देखेंगे 2-3 मैच बाद कोई 2 बॉलर ने विकेट लिए, जैसे दीपेंद्र सिंह हैरी को ही उठाकर ले लेते हैं हम। अब जाकर उन्होंने पिछले मैच में मिड फेस में विकेट लिए थे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कब जाकर लिए होंगे उन्होंने मिड फेस में, ये मालूम नहीं है। तो मिड फेस में अगर आप जितना ज्यादा संदीप से निकल कर भी थोड़ा सा अदर बॉलर्स भी उनको कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, रन कम खर्च करेंगे और विकेटें निकाल के देंगे, पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं होने दें ज्यादा मिड फेस में, तो बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर मिड फेस में पार्टनरशिप जमने लगी, शुरुआत में भी अगर आपने सिर्फ एक विकेट निकाला है, रन रोक लिया है, मिड फेस में उसकी दिक्कतें हो सकती हैं। संदीप भी आगे तोड़ेंगे, हर बार ऐसा हो तो हर बार ही रहा है, लेकिन ऐसे ये हर बार लगातार तो नहीं होगा, लेकिन वो कर पूरी कोशिश है कि उनके सेवियर बने हुए हैं भाई जरूर, लेकिन अदर्स को भी स्टेप अप करना होगा, जो बॉलिंग से तो बहुत बहुत कम हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कंसिस्टेंसी वो नहीं है। किसी ने एक मैच में 3 विकेट निकाले तो उसके बाद अगले 10 मैच बाद वो 3 विकेट निकालते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए एक चीज ये भी है कि जब बॉलिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो लास्ट में आपको जो स्टैट है वो देखने में शायद लगेगा इन्होंने 2 विकेट निकाल लिए, उन्होंने 2 विकेट निकाले, लेकिन वो टाइमिंग
टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडिल ओवर्स के ओपोनेंट बैट्समैनों ने 40 रन की पार्टनरशिप कर ली, फिर कोई एक और आया उसने 30 की पार्टनरशिप कर ली, फिर कोई एक और आया उसने 40 की पार्टनरशिप कर ली। ऐसे करते करते वो 180 190 ना पहुंच जाए। और यही एग्जांपल अभी पिछले मैच में आप देख लीजिए यूएई के खिलाफ हुआ। मेरे ख्याल से 3 शायद 40 प्लस की पार्टनरशिप हुई थी मिड फेस में। अगर हम देखें शुरू से मिड फेस में थोड़ा बहुत गुत्ताद ने चिप इन किया, फिर शायद रिजवान ने कुछ इनिंग खेली, रोहन मुस्तफा ने कुछ वहां पर रन्स मारे और एक और प्लेयर थे नीचे आके उन्होंने भी कुछ रन्स किए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप विकेट्स किस टाइम पे ले रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आपने लास्ट में आपका फिगर तो बहुत अच्छा लग रहा है बॉलिंग फिगर, लेकिन मिड फेस में विकेट ना निकालने की वजह से वो जो है रन्स जो है 180 या फिर 190 के आसपास या 200 ही पहुंच गया। बिल्कुल, एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि दोनों टीमों को जितनी जल्दी हो सके 10 विकेट का पैकअप करे। बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके। विकेट जो है वो बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। पहली बैटिंग करे, दूसरी बैटिंग करे, बहुत ही ज्यादा स्लो पिच है। तो 10 विकेट जो जितना जल्दी हो सकेगा निकालेगा मैच, वो उसके लिए उतना बनता चला जाएगा, प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा होगा। ये एक अच्छा टिप यहाँ पर जो है डेलीगेट जरूर देना चाहेगा। जल्दी ऑल आउट करिए, रेस करिए दोनों अपने एक दूसरे में कि ऑल आउट सबसे पहले सामने वाली टीम को कौन करे। बिल्कुल, तो जैसे हमने अभी कहा कि आप इकोनॉमिकल ज्यादा जाने के बजाय विकेट टेकिंग ज्यादा डालिए। आप विकेट्स लेने वाला जो अप्रोच है वो ज्यादा रखिए, ना कि बचने का। अगर आप बचने का अप्रोच रखेंगे तो अगर 50 ओवर पूरे खेल गए तो आप ज्यादा बच नहीं पाएंगे। 50 ओवर अगर कंप्लीट हो गए किसी एक टीम के, दोनों टीमों की बात कर रहा हूं, कंप्लीट हो गए तो डेफिनेटली 180 90 200 या उससे वो पहुंच सकते हैं, जो कि इतना 250 इतना आसान नहीं होगा, लेकिन 180 से 200 220 तक वो पहुंच जाएंगे। इसीलिए आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो विकेट्स निकालने का होना चाहिए दोनों टीमों के बॉलर्स का, कि हमें विकेट टेकिंग डिलीवरी ज्यादा रखनी है। उसके प्रोसेस में अगर एक दो चौके पड़ भी जा रहे हैं पढ़ने दो, लेकिन आप ट्रैप बनाइए और विकेट टेकिंग डिलीवरी ज्यादा रखिए बजाय इकोनॉमिकल जाने के या बचने के। तो ये कहीं ना कहीं दोनों टीमों को देखना यहाँ पर जरूर होगा। और बस यही है मैच प्रीव्यू में देखना है कि कल के मैच में आखिर क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही के पर्सपेक्टिव से। अगर हम देखें जो भी टीम ये मैच हारेगी, आपको बता दें टॉप 3 की रेस से बाहर जाएगी, यानी नामीबिया के लिए एक और कांटा यहाँ पर दूर हो जाएगा। सिर्फ एक कांटा बचेगा, या तो वो यूएई हो सकता है या फिर नेपाल, जो आप नामीबिया के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बने रहिए चैनल के साथ। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अब प्लेइंग 11 दोनों टीमों किस तरह से रहने वाली है और क्या कुछ इक्वेशंस रहेंगे टीम के, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी पोस्ट मैच एनालिसिस, सारी क्रिकेट अपडेट्स, कम्युनिटी अपडेट्स सब कुछ लगातार आपको डिलीवर में मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।